बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये कार्यक्रम क्योंकि हमारा जो विजन है वो है 2047 को लेकर सरकार के साथ साथ हम लगातार अग्रसर हैं और भारत कितना बदला है, कितना विकसित हुआ है, इसका पैमाना इसी से नजर आता है कि आज हम जब कहीं बैठते हैं, किसी जगह पर संगठित होते हैं, तो हम जिक्र करते हैं कि अब आगे क्या, आज तक जो हुआ उसके बाद क्या, और यही हमारे विकास, हमारी प्रगति को दिखाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और भारत 24 पर जब भी हम विकसित भारत का जिक्र करते हैं, जब भी हम विकास के बारे में बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि इससे पहले क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। ऐसे में कैसे इंडिया राइज करे, ये हमारा संकल्प है, ये प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है और मुझे लगता है कि देश के हर एक व्यक्ति का संकल्प होगा। राहुल जी और अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा, आपकी व्यक्तिगत यात्रा से इसकी शुरुआत करते हैं। एमबीए के बाद सुरक्षित नौकरी पाना, लेकिन फिर एक अलग विजन के साथ आगे बढ़ जाना, अपॉर्चुनिटी आगे देखना, साथ साथ लेकर चलना, लेकिन जहन में कुछ और होना, ये आपकी पूरी यात्रा व्यक्तिगत रूप से कैसी रही? सबसे पहले मैं भारत 24 का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का आभार दिया। मैम, एमबीए करने के बाद 1 साल मैंने जॉब किया। 1 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा, क्योंकि मैं एक फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर का भी बिजनेस ही है, हम लोगों ने मैंने सोचा मैं भी बिजनेस करूँगा। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वो जॉब छोड़ दो। फिर मैंने अपने मेरे पेरेंट्स से कंफर्मेशन के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया था। मैं जब घर गया तो फिर मुझे ये था कि मुझे करना क्या है अब। तो फिर हम लोगों, मेरे फादर का चिकोरी का बिजनेस है। एक बार माइक थोड़ा पास कर जी, मेरे फादर का चिकोरी का बिजनेस है। चिकोरी एक बेसिकली इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी का। तो मुझे चिकोरी में काम नहीं करना था, बट इंडिया में कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पी जाती है, तो मैंने चाय में काम करना ज़्यादा इंटरेस्ट समझा। तो हमने जो चाय के इंग्रेडिएंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे ये कैमोमाइल फ्लावर हो गया, तुलसी की पत्तियाँ हो गई, गुलाब के फूल हो गए, इनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। इसके बाद हम लोगों को जो, अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर चाय 80% तक यूज़ की जाती है जी। और ये 2025 में लगभग आप ये समझिए इंडिया का जो टर्नओवर था हर्बल टी का, ये 2184 करोड़ था, जो 2035 में 6345 करोड़ के आसपास प्रोजेक्टेड है जी। तो इसमें ग्रोथ काफी है, बट डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देखते हैं इसको। डॉक्टर रघुराज सिंह इस समय हमारे बीच है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सर बहुत स्वागत है आपका। और राइजिंग इंडिया का आज हम जिक्र कर रहे हैं इस मंच से। राइजिंग इंडिया में जैसे जैसे भारत और तेजी से आगे बढ़ रहा है, अनुपम जी अगला सवाल आपसे है मेरा, बहुत मुश्किल होता है अलग सेक्टर में स्किप करना, ऐसे में सोलर जैसे टेक्निकल सेक्टर में आना, इसके बारे में ख्याल कैसे है? सबसे पहले तो भारत 24 को तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हमने जब 2013 में बीटेक पास आउट हुए तो उस टाइम सोलर का बिल्कुल नया फील्ड था, नया क्रेज था। बट जब हम लोगों के पास जाते थे कि आप सोलर लगा लीजिए, तो उस टाइम बहुत कॉस्टली हुआ करता था ये प्रोडक्ट। तो हमें ये सुनने को मिलता था कि इतना पैसा तो हम बैंक में रख देंगे तो हमें इतना ब्याज ही मिल जाएगा, तो हम सोलर क्यों लगाएं। तो उनको हम कई तरीके से समझाने की कोशिश करते थे कि देश हित में अच्छा है। कोयला, अभी हम कोल से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी एमिशंस निकलती है जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम समझाते थे उनको, तो फिर भी बहुत मुश्किल होता था लोगों को समझाना करना। बट धीरे धीरे जब हम काम करते गए इस फील्ड में, तो बट ये समझ में आ गया था उस टाइम कि अगर किसी भी देश को आगे जाना है तो एनर्जी बहुत बड़ा पार्ट है। ऊर्जा चाहिए, पावर चाहिए। जैसे कई सारी कंट्री कोई तेल पे है, कई सारी कंट्री कुछ पे है, बट हमारे यहाँ जो सन का रेडिएशन है वो 300 डेज है जी। तो सनी डेज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो ये हमें समझ में आ गया था कि एक दिन ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी फील्ड को सोचते हुए हम बीटेक और एमटेक हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड से थे, तो हमने वहां से सोलर में एंटर किया और हमें आज काम करते हुए 12 साल हो गए सोलर इंडस्ट्री में। आज हम ये कह सकते हैं कि ये सोलर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम पे है। आपको बता दें कि 2024 तक मात्र पूरे इंडिया में 29 गीगावाट का काम हुआ था जी। 2024 तक। लेकिन अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें 24-25 की, अभी टिल डेट तक, तो 129 गीगावाट हो गया है।
मतलब 100 गीगावाट जो है वो ओनली फॉर एक साल में काम हुआ है। ये एक सोलर को लेकर के, पावर को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के एक बहुत बड़ा फील्ड है। कहते हैं कि सपने बड़े देखने चाहिए, आप सपने बड़े देखेंगे परवाज उतनी ऊंची होती है। क्या जब आप इस मंच पर आज बैठे, क्या आपको लगा था कभी यहाँ तक पहुंच पाएंगे? देखिए मैम, सही बात तो ये है कि हम आपको ईमानदारी से बताएं तो हमने नहीं सोचा था जी। बट हम काम करते हुए चले गए, काम करते गए। तो जब आप काम करते हैं और आप धीरे धीरे काम करते हैं तो आपको रिकॉग्नाइजेशन और अवार्ड ये तो साथ साथ आपके बाय प्रोडक्ट आ जाते हैं जी। हमने 26 साल में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और 26 ईयर्स में ही मैंने 1 तारीख को लेने का सुख भी देखा था जॉब करते हुए और 1 तारीख को देने का सुख भी देख लिया। तो ये हमारे लिए बड़ा कभी कभी गर्वान्वित महसूस होता है कि हम कुछ न कुछ अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश हित के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। हमारे पास 150 प्लस एम्प्लॉय हैं जिनको हम रोजगार दे पा रहे हैं, हम टाइम से उनकी सैलरी दे पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं हम उसके लिए देश हित में काम कर रहे हैं और साथ ही हम एक ऐसे सेक्टर में है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में है, जिसमें हमें देश को इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। बहुत सारी चीजें इसके हम आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल। अडेप्ट इम्पैक्ट जो है सर, वो किसानों और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। तो ये कैसे सक्सेसफुल हो पाता है और कितनी चुनौतियां इसमें आती? मैम, जैसे हम लोग सोच तो लिए कि काम ये करना है चाय का, बट फार्मर्स कहाँ से आएंगे? उन फार्मर्स, जो ये फार्मर्स है उनके इसमें ट्रस्ट कैसे आएगा? तो हमने इसके लिए सीमेप इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एरोमेटिक प्लांट्स, इसके कई किसान मेला होते हैं। उन किसान मेला में फार्मर्स से संपर्क किया। फार्मर्स जो नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती है वो तो करता है, बट ये नई क्रॉप्स थी, इनको उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनको बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, तो उनको क्या फायदा होगा? तो उसमें हमने उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये सिस्टम रखा, जिसमें कि उनको पहले ही पता रहता है कि उनको उनकी जो प्रोड्यूस आएगी पर बीघा या पर एकड़, उसमें उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या कैश बेनिफिट होगा। तो इसमें फार्मर्स को डायरेक्टली कोई मंडी नहीं देखनी कि माल कहाँ बिकेगा, वो सीधे उसके खेत से माल बिक जाता था कि क्यों उन्होंने जितना भी बिकाया वो उनको उसका क्या रेट मिलेगा और वो उसको सेल करते थे। इसके अलावा मैम, हमने इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल कैमोमाइल फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर है, ये हम उनसे खेती करवाते थे। ये इंडिया में उस समय इंट्रोड्यूस ही की थी। इसके अलावा जो प्रोड्यूस हैं, हर्बल टी और ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी परफ्यूमरी वगैरह यूज करती हैं, इसको हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट भी करते हैं जी। तो सर इसमें क्योंकि आपने फूलों की प्रोसेसिंग के लिए विदेश से मशीन्स मंगवाए जो उस समय होती नहीं थी, इसलिए आपके पूरे बिजनेस मॉडल को कैसे चेंज किया? मैम, आप भारत के अंदर गेहूं की मशीन मिल जाएगी, आपको चावल की मशीन मिल जाएगी, लेकिन फूलों की मशीन है, उसकी प्रोसेसिंग, बिकॉज हमारे पास जो मटेरियल था वो सारा फार्मर से फील्ड से आता था। फार्मर के पास में मशीनरी नहीं होती है, वो सारा काम अपने फील्ड पर ही करते हैं। तो जैसे हमने उनसे माल परचेज किया, फिर आगे सप्लाई किया, तो ये हमें कंप्लेंट्स आने लगी जैसे स्टैम्प्स की है और उसके अंदर हेयर्स आते थे और उसमें कई टाइप के इंसेक्ट्स आते थे। हमने इसके लिए कई मशीन्स मंगाई जो हेयर रिमूवल काम करती है और आपका स्टेरिलाइजेशन है, फुमिगेशन है, हाँ, ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है सर, मैं अगला सवाल आपसे और ये आखिरी सवाल हमारा होगा अनुपम जी। सोलर सिस्टम में भी बिजनेस जो है काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, ऐसे में कितनी चुनौती आपके लिए और आपका स्टार्टअप कैसे अलग निकला? देखिए मैम, हम लोग का स्टार्टअप इसलिए अलग है कि हम लोग बिल्कुल एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, अभी गवर्नमेंट का एक स्कीम चल रहा है पीएम कुसुम, उसमें हम लोग जो काम कर रहे हैं, पीएम कुसुम में क्या है कि जितने भी किसान के पास बंजर भूमि है उस पे वो सोलर लगाते हैं और वो सोलर गवर्नमेंट को सेल करते हैं। ठीक है, तो आप ये गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट्स है और ये किसान के लिए भी बेनिफिट्स है। मान लीजिए कि लेट्स सी आज जो हमारे पास बिजली आता है वो 8 रुपए यूनिट के हिसाब से आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसान से 3 रुपए यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेती है और वो 8 रुपए इलेक्ट्रिसिटी हमें बेच देती है। जो किसान के पास बंजर भूमि था जिसपे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उस पे उन्होंने सोलर पार्क डेवलप किया और उसने गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बेच दिया। इसके लिए गवर्नमेंट जो किसान है उसको कैसे कॉन्फिडेंस आए कि चलो आज तो हमने लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन हमें रेगुलर पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसान के साथ 25 साल के लिए पीपीए करती है। पीपीए इज कॉल्ड पावर परचेज एग्रीमेंट, कि हम आपसे 25 साल तक इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे और इसके लिए हम इस रेट पे खरीदेंगे। उसके साथ साथ अब किसान के पास पैसा कहां से आएगा, फार्मर्स के पास पैसा कहां से आएगा? तो उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उनको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, और इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि स्कीम बना के दिया, सूर्य शक्ति स्कीम। सूर्य शक्ति की स्कीम के तहत क्या होता है कि किसानों को विदाउट कोलेटरल, क्योंकि किसान के पास तो कोलेटरल है नहीं, किसान को विदाउट कोलेटरल जो है वो लोन मिल जाता है
और लोन जो भी मिलता है वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। जी। ठीक है, और बैंक का पैसा ऐसे सिक्योर है मैडम कि हर महीने जो पैसा है वो किसान के पास आता है, वो डिस्कॉम से आ जाता है। जी। तो डिस्कॉम के जरिए उनके पास पैसा आ जाता है और वो जो पैसा है वो बैंक को पहुंच जाता है। तो कुल मिला के पर मेगावाट अगर आप देखें तो बैंक का किस्त जाने के बाद, जी। इंटरेस्ट जाने के बाद 2 लाख रुपया पर मेगावाट किसानों को क्या बात बच जाता है। क्या बात 15 साल का लोन जब खत्म हो जाता है उसके बाद किसान को तकरीबन पर मेगावाट 7 लाख रुपए पर मंथ आता है। जी। तो आज जहां पर में हमारे पास लैंड बैंक है, खास करके राजस्थान में, एमपी में, जी, जी, तेलंगाना में, वहां पर में आजकल बहुत ज्यादा जो है ये स्कीम चल रहे हैं। पीएम कुसुम स्कीम के नाम से ये स्कीम फेमस है सरकार का। बिल्कुल, और देखिए सरकार ने इस पर काम भी पुरजोर तरीके से किया है, चाहे बात किसानों की हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो या फिर स्टार्टअप की हो। हम किस तरीके से प्रगति कर रहे हैं ये विश्व के पटल पर भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का thank you। यहाँ हमारे इस मंच का हिस्सा बने के लिए। thank थैंक यू you, सो thank you। मच।